लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया था हाँ सर। हाँ और सर। एससीबी से होमवर्क भी दिया था। हाँ सर। कुछ पूछना है उसमें? बोलो। बोल तो सही। हाँ सर। क्या पूछना है बताओ। कहाँ तक होमवर्क दिया था? 28। 28 तक। बोलो क्या पूछना है। 18। 18 पूछना है। और 21। बोलो बेटा। 18 सुना और 21। 21 सुना, ठीक है। और 20 हो गया। 20 भी सर। 19। 19 हो गया। नहीं हुआ, ठीक है। एक 18 बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा एक बता देता हूँ, फिर 19, 20, 28, 21 तीनों आप लोग खुद करोगे। जानबूझ के पूछा, पता तो चलो। उसके आगे का हो गया होगा शायद 25 तक जो दिया था, या 28 तक। 21 के आगे वाला आसान है ना? हाँ तो सर। 28 वाला नहीं हुआ था। ठीक है चलो। A particle of mass 100 gram is kept on a surface of uniform sphere of mass 10 kg and radius 10 centimeter. Find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle away from the sphere. ठीक है। एकदम सीधा सा कहानी है। कहानी ऐसा है कि ये स्फीयर है। स्फीयर है मतलब सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। नहीं तो शेल बोलता या मेंशन करता हॉलो रहता तो। हालांकि दोनों में से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। इसका मास मालूम है, इसका रेडियस मालूम है, तो रेडियस r, मास m। इसके सरफेस पर एक स्मॉल मास है ना? हाँ सर। अभी इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, इतनी होगी। हाँ सर। और जब बोला है कि इसको टू टेक पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्फीयर, यही है ना? हाँ बोलो। सर। तो जब दोनों दूर चले जाएंगे तब सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक जीरो। जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा? फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। दैट इज जी कैपिटल M इंटू ए स्मॉल m अपॉन r। वैल्यू पुट करके देखो आंसर मैच करता है या नहीं। हाँ सर। जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। सर वो 0 क्यों हुआ? दोनों एक दूसरे से दूर चला गया।
अच्छा हाँ सर, हाँ सर, हाँ समझा सर। आर इंफिनिटी तो यू जीरो। यस यस। सर 6.61 इंटू 10 माइनस में आएगा। आंसर आया कि नहीं ये बोलो, बाकी कहानी नहीं सुननी मुझे। सर पीछे अलग दिया। पीछे अलग दिया है, सेम दिया होगा तो मारूंगा। 100 ग्राम 10 kg 10 सेंटीमीटर। चलो देखो जी का वैल्यू कितना होता है। 6.6 into 10 raised to minus 11. एक मास है 10 kg, दूसरा मास है 100 ग्राम, और स्फेयर का रेडियस कितना है 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। तो ये 10, ये 10, ये 10 raised to -3, और ये एक मिला के -2, और ये -2 गया। तो 6.6 इंटू 10 raised to -10 जूल, ऐसा आंसर है। हाँ यही है सर। तो कहाँ परेशान था। आगे बढ़ो। हाँ सर। अब एक छोटी सी चीज बताता हूँ, फिर आपके पास वो जितना है ना 18 19 18 तो हो गया, 19 20 21 तीनों हो जाएगा। कैसे देखो, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम लोगों ने देखा था E इज इक्वल टू -dv/dr होता है ना। यहाँ पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। Negative sign indicates that direction of field is from higher to lower potential। तो मान लो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ये सब का कुछ फंक्शन दिया हुआ है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा आर, आर तो पोजीशन वेक्टर है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों होगा। तो -del v/del x आई कैप, -del v/del y जे कैप, -del v/del z के कैप। फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है हाँ सर। ना। तो ये जो पोर्शन हो गया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्स कंपोनेंट। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का वाई कंपोनेंट, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का जेड कंपोनेंट। क्लियर है। तो जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ हो तो उस फंक्शन से ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर ऐसे निकालते हैं। क्लियर है। हाँ दूसरी सर। चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसा चलो ऐसा बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है।
हाँ सर। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आप बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं? नहीं नहीं, एक फोन आ ठीक है, ओके गया। भाई। तब तक तुम लोग इसको कॉपी कर लो। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने लिखा है ना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सर बात फ्रॉम। कर रहे फोन अरे हेलो सर बात कर रहे हैं अभी सर, हम। फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे पता है। लिख लिए? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे डाउट है। बोलो बोलो, डाउट बोलो। सर यहाँ पे आपने लिखा है ना कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज हायर टू लोअर पोटेंशियल। वो वाला पार्ट नहीं समझा, हायर टू लोअर पोटेंशियल नहीं समझा। ग्राउंड से ऊपर हायर पोटेंशियल है कि नीचे? इन मेरे दोनों हाथ में कौन हायर पोटेंशियल पर होगा? समझा सर। ऊपर वाला होगा। हाँ सर। ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे हम, ऊपर अच्छा से नीचे। समझा, हाँ। तो हायर टू लोअर पोटेंशियल हमेशा फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। यस सर, गॉट इट। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। Hence,
work done in a gravitational field is independent of path taken. ठीक है? हाँ सर. by the object. इसको कॉपी कर लीजिए. हो गया सर. हो गया? चलो अब एक इस पे मिनट सर. बेस्ड एक क्वेश्चन करो. वही क्वेश्चन नंबर 19 आपके बुक का. सर हाँ बोल बेटा. सर आप एक और बार समझा सकते हो आपने ऊपर डेल क्यों लिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन? वो इसलिए लिया है कि अगर मैं x डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूं, है ना? अगर मैं x डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता हूं तो मेरे वर्क डन में केबल फील्ड का x कंपोनेंट लगेगा, y और z में जो भी फील्ड हो उसका तो 0 होगा वर्क डन. हाँ सर. उसी तरह जब मैं y में जाता हूं तो x और z में जो भी फोर्स होंगे उसका वर्क डन 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री होगा. हाँ सर समझा. तो ये जो सेकेंड पार्ट लिखा ना कंजर्वेटिव फोर्स है ये और वो मिला के और क्लियर होगा. एक बार इस क्वेश्चन पे 5 मिनट सोचिए, कोशिश कीजिए, उसके बाद देखो ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा. थैंक यू. एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा.
पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। कुछ कोशिश किया? यस। आया कुछ आंसर? चलो देखो, इस एक्सप्रेशन को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स 5 न्यूटन पर केजी है, ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग वाई 12 न्यूटन पर केजी, है ना? हाँ सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पर कितना लगेगा? मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पार्ट ए में कहता है कि 2 केजी वाला ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो पोजीशन से इंडिपेंडेंट हाँ सर यार। है ना? तो कहीं भी रखा रहे, हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप, मतलब 10 आई कैप प्लस 24 जे कैप होगा। हाँ सर। सर। तो हाँ फोर्स सर। का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 26 न्यूटन होगा। सर। हाँ सर। हाँ सर आए। ए पार्ट हो गया। बी, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 12, 0 and 0, 5 if potential at origin is taken to be 0। यही कहानी है। तो देखिएगा ध्यान से, ये पार्ट सीखना है सब लोग। देखो, ओरिजिन पर कहता है कि पोटेंशियल को रेफरेंस 0 ले लो। ले लिया? तूने कुछ तो किया है ना, तो क्या बोल लेगा अभी वो। किस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? क्या करेगा? हाँ किस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? 12, 0, 5। तो एक तो 12, 0 यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, और दूसरा 0, 5 यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए। यही मतलब है ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ लग रहा है? तो इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, और इधर फोर्स कितना लग रहा है? 24 न्यूटन, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओ से ए तक जाएंगे, जो हमें वर्क करना पड़ेगा ओ से ए तक जाने में, वहां से मुझे पोटेंशियल एट ओ मिल जाएगा। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओ टू ए कितना हो जाएगा? 10 into 12 is equal to 120 जूल। हाँ यस सर। 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 इधर ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में, हाँ सर। है ना? अच्छा, तो फील्ड इधर, फोर्स इधर लग रहा है रेड लाइन की तरफ, तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर यूनिफॉर्मली ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स तो पीछे लगाना पड़ेगा ना? यस सर। क्या सर? अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। हाँ सर। हाँ सर। सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is minus of change in potential energy, हाँ सर। Yes. हाँ सर। that is minus of potential energy at A minus potential energy at O। यस। पोटेंशियल एनर्जी एट O बोला है 0 लेने के लिए,
हाँ सर। तो ये हो गया माइनस पोटेंशियल एट ए होगा, और ये आ गया 120 जूल। तो पोटेंशियल एट ए की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए की वैल्यू मिल गई 120 जूल। हाँ सर। Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए को लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट ए माइनस 120 जूल इज इक्वल टू माइनस 120 जूल। यस सर। तो सर पोटेंशियल ये स्टेप नहीं समझा सर, MVA कैसे आया? बताता हूँ। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, -60 जूल पर केजी। ये आंसर होगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर चेक कर लो। एक्सक्यूज मी सर। सिमिलरली सर पॉइंट बी पर ओ से बी तक जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा 24 इंटू 5, ये भी 120 जूल होगा, यस सर। है ना। तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओ टू बी को क्या लिख दे सकते हैं, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू 120 जूल। यस सर। So minus potential energy at B is 120 joule. तो सेम कहानी, so minus mass of object into potential at B is 120 joule. तो इसमें भी potential at B आपको मिल जाएगा -60 जूल पर केजी। सर वो स्टेप में UB माइनस UO होगा ये ना? O होगा। हाँ ओ होगा। Sir, oh, सो बी पार्ट में पोटेंशियल एट पॉइंट 12,0 और 0,5 का आंसर एक बार चेक कर लो, आया कि नहीं। सेम है। हाँ सर यही है। अब सुनो, जिसको भी लग रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को मैंने मास इनटू पोटेंशियल लिख दिया, यही ना। हाँ सर, हाँ सर। तो पोटेंशियल यूनिट मास के लिए होता है 1 kg के लिए। तो 1 kg की जगह अगर m मास होगा तो कितना एनर्जी हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट पॉइंट हाँ होगा। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझा। इसको कॉपी करने के बाद सी पार्ट और डी पार्ट खुद से जरा करो तो दोनों हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको, मैं 100% श्योर हूँ।
हो गया सर। हो गया? यस सर। सर 2 मिनट 1 मिनट सर। आंसर आया? हाँ सर आया। हाँ सर आ डी गया। का आ गया सर, डी रह गया। चलो देखो, तो सी पार्ट में बोला है कि ओरिजिन से यहाँ पर 12,5 यहाँ तक जाने में कितना वर्क होगा, यही पूछा है। हाँ हाँ सर। सर। तो मैं किसी भी रास्ते जा सकता हूँ। तो मैं, आप ऐसा समझ लीजिए, मैं ओ से ए गया और ए से बी गया, ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर। वर्क डन ही पूछा ना, क्या पूछा है मैंने देखा नहीं, ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बोला है? पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसा होगा। तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओ टू ए देन फ्रॉम ए टू बी, होगा। हाँ सर। तो ओ टू ए जाने में y कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, तो -60 आएगा, और ये फिर -60 आएगा। तो ये माइनस में 60 नहीं, 120 ना। अभी किया था ना। हाँ सर। तो -120 -120 ऐसा आएगा। तो -240 जूल, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। एनर्जी पूछा है या पोटेंशियल पूछा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ। एनर्जी पूछे। एनर्जी से एनर्जी। तो यही आंसर है। हाँ सर यही है। सी हो गया। डी में क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ, तो इन दोनों का तो पोटेंशियल सेम है ना, अभी निकाला था। हाँ सर 0। हाँ हाँ सर। सर तो जीरो हो जाएगा। इसका आंसर 0 होगा। यस सर। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। इसी में एक स्टेप आगे, जैसे इसमें तो फील्ड कांस्टेंट था, फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसके लिए, या उससे पहले एक और कांस्टेंट फील्ड का कराता हूँ। कांस्टेंट फील्ड का ही एक और क्वेश्चन नंबर 21 जो आप लोगों ने पूछा है। यही पूछा था ना आप लोगों ने। हाँ सर। अब कोशिश कीजिए।
हो गया सर। आगे आंसर अब हाँ सर 0 मिल गया। कैसे आया? सर ये हिंट दिया उससे मैंने मतलब स्लोप निकाला और फिर हाँ सर। ग्राफ में पुट किया, फिर कॉट थीटा से दोनों साइड्स निकाले और फिर पोजीशन वेक्टर निकाला और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया ई को। अरे नहीं नहीं, इतना मेहनत नहीं करना था, ओरली। देख सब ध्यान से देखेगा, सब ध्यान से देखना, कितना सिंपल कहानी है। और किसी ने किया? 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5, यही है? स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो? हाँ सर। हाँ सर। तो ये लाइन कैसा होगा? ऐसा? हाँ सर। x इज इक्वल टू 0 पर y 5/3, तो ये 0,5/3 और y इज इक्वल टू 0 पर x 5/2, तो ये 5/2, 0, ऐसा। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये 2i प्लस 3j है ना? हाँ सर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड 2i प्लस 3j वाला जो वेक्टर होगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया 2i प्लस 3j। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखना ध्यान से, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसका स्लोप कितना होगा? -2/3। -2, और ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा? 3/2। 3/2। स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो कि m1 इंटू m2 जब -1 होता है परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर होता है, हाँ तो ये इस पर परपेंडिकुलर है। हाँ सर। हाँ सर। फोर्स इधर लग रहा है और मोशन इस लाइन में हो रहा है, तो वर्क डन 0 होगा। हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में? हाँ हाँ सर वो सर। दूसरा स्लोप फोर्स 3/2 वेक्टर, कैसे हुआ? फोर्स वेक्टर तुम जानो, मुझे नहीं आता उसे, दिमाग लगाओ। मतलब फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, सो वर्क डन 0। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
अब बीच में एक क्वेश्चन नंबर 20, उसमें शायद वेरिएबल होगा, फोर्स फील्ड या जो भी है, नहीं उसमें भी तो कांस्टेंट ही है variable का। जो भी है ये भी ट्राई करके देख लो। इसको कोशिश करो। हो गया। एक मिनट सर।
सर सेकंड और थर्ड हो गया सर, करेक्ट आंसर है, बट फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। आया कुछ आंसर? हाँ सर। हाँ सर आ गया सर, सेकंड और थर्ड आ गया सर आंसर, मैच कर रहा है सर पीछे। फर्स्ट आया? फर्स्ट नहीं आ रहा सर, वो पता नहीं चल रहा कैसे प्रोसीड करें। बी और सी आ गया ना? हाँ सर, हाँ सर आ गया। सबको आ गया? हाँ सर आ गया। नहीं सर। ओ भाई साहब, चलो देखो फिर। पोटेंशियल 20 न्यूटन पर केजी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, ऐसा v है। हाँ सर।
तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर केजी। मारूंगा बस, जूल पर केजी, है ना? हाँ सर। सर। तो न्यूटन पर केजी ये है, और ये एक्स वाई मीटर में कुछ है, तो न्यूटन इंटू मीटर, वर्क हो गया जूल पर केजी, हाँ सर। है ना? तो ये कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब आइए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसको माइनस डी वी बाई डी एक्स करोगे तो -20 आई कैप -20 जे कैप, ऐसा होगा। सर। तो ये बी का आंसर हो जाएगा शायद। हाँ सर, बी का आंसर हो गया, बट क्या आंसर है? क्या? ए का आंसर नहीं आ रहा था। ओ गधे, ए में क्या आंसर निकालना है? प्रूफ कैसे प्रूव कर रहे हैं वो नहीं याद जम रहा है। अभी तो बताया ना। हाँ, समझा समझा समझा, हाँ सर याद आ गया। थैंक यू। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 500 ग्राम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? m इंटू ई, हाँ सर। दैट इज 500 अपॉन 1000 इंटू -20 आई कैप -20 जे कैप। तो ये हो जाएगा -10 आई कैप -10 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा 10 √2। रूट 2 न्यूटन। हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। चलो ये हुआ। अब एक दूसरी चीज बता देता हूँ। अब एक टर्म है जिसकी जरूरत वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कम पड़ती है, बट उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। सर अपने 28 नहीं बताया। सर हाँ, बताना है क्या मुझे कुछ? सर 28 वाला। 28? अच्छा ठीक है, बताऊंगा उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कॉमन मतलब वो कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं, बता दूंगा। अभी थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ, जिसको कहते हैं सेल्फ एनर्जी। अगले डाउट में बता दूंगा, थोड़ा सा ही क्वेश्चन तो बचा है, तो अगली बार जब बताऊंगा तो पूछ लेना। सेल्फ एनर्जी, तो देखो जैसे हम कहते हैं कि कोई भी एक स्फीयर है या कोई भी एक रॉड है या कुछ भी है, तो उसको बनाने में जो एनर्जी लगा है उसको उसका सेल्फ एनर्जी कहते हैं। इससे पहले इंटरेक्शन एनर्जी क्या बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में जितना एनर्जी है, दो ऑब्जेक्ट को कहीं से लाके एक सिस्टम बनाया, उसमें जितना वर्क डन करना पड़ा वो उसका इंटरेक्शन एनर्जी था। जो फॉर्मूला मिला था u इज इक्वल टू -gm1m2 अपॉन r। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ा और माइन्यूट जाओ, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को भी तो बनाने में एनर्जी लगा होगा, क्योंकि उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो उसको हम लोग सेल्फ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा इस सेल्फ एनर्जी को मतलब एज अ कैसे समझाऊं, एज अ फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है इस चैप्टर में भी, और ग्रेविटी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में भी ये मिलेगा। तो जैसे इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस की वजह से होता है, वैसे ही सेल्फ एनर्जी होता है। ये सेल्फ एनर्जी होता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको हम उसका सेल्फ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं उसको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं।
self potential energy. इसका डेफिनेशन होता है energy required to configure an object from their elementary particles. जैसे मान लो मुझे निकालना है सेल्फ एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, जो भी नाम दे दो एक ही बात है। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी of a hollow sphere। हर चीज का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम लोगों को हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर इन दोनों का पढ़ना है और एज अ फॉर्मूला भी इसको याद रखना है। तो देखो समझो इस बात को। सपोज ये एक हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर का रेडियस r है और मास m है। ठीक है, इसका मुझे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये हॉलो स्फीयर कैसे बना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस को मिलके बना होगा, हाँ सर। हाँ सर। सर है ना। और 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए, 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है Gm1m2/r। ये फॉर्मूला है 2 पॉइंट मास सिस्टम का अपने पास। हाँ सर। तो ये कैसे बना होगा एक बार सोच के बताओ मुझे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री पॉइंट मास को ऐसे ऐसे एक पॉइंट के चारों ओर स्फीयर में अरेंज किया होगा तभी बना होगा ना। हाँ सर। कैसे होगा कोशिश कीजिए जरा बताइए मुझे। थोड़ा तो सोचो। मैं सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सोचने के लिए कि आखिर ये निकलेगा कैसे। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। वो उसका मैं मतलब मेरे कहने का मतलब है उसका स्कीम बताओ कि कैसे करें, आखिर ये निकलेगा कैसे। सर हर पॉइंट का यू निकालेंगे सेंटर के रिस्पेक्ट में। एक पॉइंट का यू तो होता नहीं है, यू तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का होता है। हाँ सर, सेंटर का और स्फीयर के कोई भी पॉइंट का। नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। सर मतलब स्फीयर पे पॉइंट ले गए और सर उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबको समेशन करेंगे। और कोई? और कोई बताएगा?
मैं सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ये तो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे 2 पॉइंट मास सिस्टम बनाए। सर इनफाइनाइट 2 पॉइंट मास सिस्टम को जोड़ के। कैसे? सर अगर हम लोग एक हम्म, 2 पॉइंट मास सिस्टम ले फिर दूसरा 2 पॉइंट मास सिस्टम ले फिर वो दोनों को मिला के एक दूसरा 2 पॉइंट मास सिस्टम ले, ऐसा मतलब लेयर बाय लेयर ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते। हॉलो स्फीयर मतलब स्फेरिकल सेल में, उसमें तो लेयर नहीं होता है ना, तो एक ही लेयर होता है खुद। बोलो। स्फेरिकल सरफेस में तो एक ही लेयर होता है ना। हाँ सर। सर बोलिए। सर अगर उसी लेयर में हम लोग अगर अलग अलग पॉइंट्स को लेके मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे को भी, लेकिन ऐसा सोच रहा था मैं। चलो सुनो सुनो, मतलब बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस समझो कैसे बना होगा। तो कोई एक पतला सा पॉलीथीन टाइप का मास आएगा, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर और एक और, जब तक ये एम मास का एक लेयर ना बन जाए तब तक यही कहानी होगी ना, है ना। क्या सर, रिपीट करो एक बार। ये देखा है किसी, उसको क्या बोलते हैं, वो जो घड़ा बनाता है कुम्हार लोग, कैसे बनाता है, मिट्टी डालता है फिर धीरे धीरे करके अंदर खाली बनाता है फिर ऐसे हो जाता है। हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे बना होगा, एक एक लेयर को ऊपर से धीरे धीरे मास इंक्रीज करके तब वो एक पतला लेयर बना होगा। यस सर। तो ये जो कैपिटल एम मास है, ये स्फेरिकल शेप में पहले 0 मास आया होगा, उसके बाद फिर थोड़ा मास आया होगा, फिर थोड़ा, तब तक जब तक कि एम मास ना आ जाए, है ना। यस सर। तो किसी भी समय मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट एम मास है, तो एट एनी इंस्टेंट एम मास है, तो उस समय सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट सरफेस बताओ। फॉर्मूला देखा है ना, GM/R, हाँ सर। पोटेंशियल एट सरफेस, ऑलवेज फेयर का, हाँ या ना। हाँ सर। अब इसमें अगर हम डीएम मास, फर्दर डीएम मास अगर लाके रखते हैं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय मास डीएम। अभी हाँ देखा था सर। ना। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा -G/R स्मॉल m dm। तो पूरा स्फेयर बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, -G/R स्मॉल m dm का इंटीग्रल 0 टू कैपिटल M होगा। हाँ सर। तो ये जो वर्क डन होगा
यही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो कितना हो गया, -gm² अपॉन 2r। आया समझ में? हाँ यस सर। सर। कॉपी कर लो इसको। सर ऊपर का भी दिखाइए। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। ये हो गया हॉलो स्फीयर। यही अगर सॉलिड स्फीयर रहेगा तो क्या होगा? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। इसकी कहानी कैसी होगी? तो मान लो कि मेरे पास एक स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका कि मास m है।
क्लियर? हाँ सर। अब इसमें अगर मैं फर्दर डीएम मास ऐड कर दिया, ध्यान से समझना, जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं, फर्दर मैं डीएम मास ऐड कर दिया जिससे कि इसका रेडियस dr से इंक्रीज हो गया, समझे? यस सर। हाँ सर। तो इस प्रोसेस का अगर वर्क डन हम निकाल लेते हैं तो इसी को इंटीग्रेट करना है ना? यस हाँ तो सर। dw मेरा क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर इनटू dm, जैसा पहले किया था। हाँ सर। इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर इंटू dm, यही होगा। पिछले वाले केस में और इस केस में फर्क ये है कि इसमें m के साथ ये r भी तो चेंज कर रहा है हाँ हाँ सर। सर। है ना? तो ऐसे सोचिए, अगर डेंसिटी को मैं रो लिख देता हूं, ये तो कांस्टेंट है हाँ सर। जिसकी वैल्यू कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होगी, तो मैं स्मॉल m को लिखूंगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और dm को लिखूंगा डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिखूंगा। हाँ सर। तो माइनस जी बाई आर, एम को मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और डीएम को लिख दिया डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ऐसा। तो ये हो गया माइनस 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, जी रो स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और इधर r टू द पावर 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, r टू द पावर 4 dr होगा। हाँ सर। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल वर्क डन मेरा हो गया माइनस जी डेंसिटी स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटीग्रल r4 dr फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, सो माइनस जी रो स्क्वायर तो इंटू वो आपने 16, 164 लिखा है। नहीं नहीं 16 इंटू 4 पाई आर एस, अच्छा ओके। क्या कर दिया मैंने, रुको देखने दो। 16 इंटू पाई स्क्वायर, 4 भी नहीं, 16 इंटू पाई स्क्वायर है ना, हाँ सर इसीलिए। हाँ सर। तो 16 इंटू पाई स्क्वायर, और ये हो गया R5 अपॉन 5, और एक 3 पहले से है। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो माइनस जी डेंसिटी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर m स्क्वायर, नीचे 16 पाई स्क्वायर, और r टू द पावर 6, ऐसा हो गया, इंटू 16 पाई स्क्वायर r टू द पावर 5 अपॉन 15। तो देखो 16 पाई स्क्वायर ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, r टू द पावर 5 से ये r टू द पावर 6 का r बच गया, हाँ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो फाइनली मेरे पास सॉलिड स्फीयर का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, माइनस
3gm² अपॉन 5r। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। वैसे इस चैप्टर में यूज बहुत कम होता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका ज्यादा यूज आएगा। आया समझ में कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। एक और एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जो अभी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। नाम सुना होगा? नाम सुना है स्कूल में एस्केप वेलोसिटी का? हाँ सर। क्या होता है? नहीं सर। सर अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए। हाँ, द मिनिमम स्पीड with which
an object can be thrown from Earth's surface such that it should not return back to Earth. ठीक है, तो सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ, और ये अर्थ का मास ऑफ अर्थ। अब इसके सरफेस से किसी एक ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने v वेलोसिटी दिया, तो ये ऐसी जगह चले जाए कि वापस नहीं आए, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। अभी अगर मैं इस सिस्टम की एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा, हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस पर तो यही एनर्जी होगी ना, सरफेस पर इस सिस्टम के पास यही एनर्जी होगी, ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और सिस्टम के पास इंटरैक्शन एनर्जी होगी। हाँ सर। जब इंफिनिटी पर चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बट इंटरैक्शन एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। हाँ हाँ सर। सर। So, applying law of conservation of energy, इंफिनिटी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा तो हम ऐसा लिख दें, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। तो half mv square is equal to g mass of earth mass of object upon radius of earth plus kinetic energy at infinity। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यस सर। तो ये m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको v मिनिमम ऐसा लग रहा है √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा होगा। हाँ सर। तो इसमें फिर क्या करो, 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पर फिर रेडियस ऑफ अर्थ लिख दो। ऐसा क्यों किया, हम इसको सिंपल रख। क्योंकि ये वाला टर्म ही तो स्मॉल g है। हाँ सर। यही स्मॉल g होता है ना, इसकी वैल्यू 9.81 होती है, बताया था। तो ये कुछ ऐसा हो गया √2 इंटू 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, तो 6400 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ होगा, है ना।
हाँ सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। 4.9 into 80. क्या? वो जल्दी बताओ। लो मैं ही कर देता हूँ। 64 का 8 बाहर है सर ना? 1120 मीटर पर सेकंड. नहीं, ये भी गलत। 64 का 8 बाहर, 112. दो जीरो यहाँ, और इसको भी पॉइंट कर दो। तो ऐसा कर देता हूँ, 9.81 इंटू 0.2 और 10⁻³ को बाहर कर देता हूँ। तो 10⁻³ को किलोमीटर में कर दो, है ना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको। सर हो गया तो जा सकता है। हाँ, जिसका हो गया, जिसका होते जाए धीरे धीरे करके जा सकते हो। आज के सर लिए कोई इतना ही। होमवर्क? नहीं, कोई होमवर्क ओके सर, बाय सर। नहीं। जिसका होते जाए जाते जाइए।